हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबकर। आज की वीडियो में जीके और जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस एमपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 5 जुलाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई। इसके बाद 1950 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं रावी नदी, सोन नदी, केन नदी या बेतवा नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेतवा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रायसेन के पास में एक कुमरा नाम का गांव है जहां से यह नदी निकलती है। और अगर पर्वत पूछ लिया जाए तो विंध्य पर्वत श्रेणी से यह नदी निकलती है। इसके अलावा यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा बेतवा मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके नाम पर भारतीय नौसेना में एक जहाज का नाम रखा गया है, और जहाज का नाम क्या है? INS बेतवा, इंडियन नेवल शिप बेतवा। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और बेतवा के किनारे अन्य फेमस स्थल कौन कौन से हैं? एक रखेंगे आप कंचना घाट को याद। ठीक है। कंचना घाट कहाँ पर है? निवाड़ी में स्थित है। इसके अलावा इसी के किनारे चंदेरी का किला मिलेगा आपको, ओरछा के मंदिर मिलेंगे इसी के किनारे, सांची के स्तूप मिलेंगे इसी के किनारे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में एक गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। MPSI 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में एक गुप्तकालीन दशावतार मंदिर बना हुआ है? तो उसका राइट आंसर था बेतवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? ऑप्शंस हैं राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या सूरज सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरज सिंह के द्वारा ग्वालियर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या रजत शर्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तरुण विजय के द्वारा मोदी एक तारे का अतुल्य उदय नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा आपको कुछ और बुक्स याद रखनी है। एक बुक आपको रखनी है कपिल देव की बायोग्राफी। इसका नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये है राहुल द्रविड़ की। ठीक है, राहुल द्रविड़ की ऑटोबायोग्राफी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इसके बाद द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये बुक है युवराज सिंह की। इसके अलावा एक इम्परफेक्ट करके है, ये बुक है संजय मांजरेकर की। और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक है सौरभ गांगुली की। आप इन बुक्स को भी इसी के साथ में याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल या कोरापुट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा बेंगलुरु से आप याद रखेंगे यहाँ पर इसरो का भी हेडक्वार्टर है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा बेंगलोर भारत की IT राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, और सिलिकॉन वैली के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक। इसके बाद आप क्या रखेंगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई। और इसके अलावा ये क्या है? भारत की एक एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा एट प्रेजेंट भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम था जम्मू कश्मीर। इससे पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे।
31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन इसके बाद 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर व नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो फिर से क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 की जगह 8 हो गई। तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1949, 1947, 1935 या 1950। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा अगर एक्ट पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी और उस समय 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है ओसबॉर्न स्मिथ करके इनका नाम था। ये कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ, ये थे आरबीआई के पहले गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर का नाम आए तो आपको बताना है सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए कि किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई, तो आपका आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शंस हैं राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बुंदेला राजपूत के द्वारा ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस हैं बेल चोटी, मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी या कास्केड चोटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुडविल चोटी को विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसके अलावा गुडविल चोटी का दूसरा नाम सद्भावना शिखर या सद्भावना चोटी भी है, तो आप इसको भी साथ में ही याद रख लेंगे कि सद्भावना शिखर या सद्भावना चोटी भी गुडविल चोटी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? ऑप्शंस हैं वंदे मातरम, जनगण मन, सत्यमेव जयते या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर सत्यमेव जयते को अंकित किया गया है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा सुशासन दिवस को ही गुड गवर्नेंस डे भी कहा जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गुड गवर्नेंस डे किसके बर्थडे के अवसर पर मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुशासन दिवस मनाया कब जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, जिसके मौके पर सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2021 में पहली बार ऐसा किया गया कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा
सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको 31 अक्टूबर के दिन हुआ था इनका जन्म। इनके जन्मदिन के मौके को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत का एकीकरण किया गया था। ठीक है, जितनी भी अंग्रेजी रियासतें हैं और जो राजाओं की रियासतें थी, उनको भारत में मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके अलावा राजीव गांधी जी का जन्मदिन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी ये डेज मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो आपको साथ में ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उड़ीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा साथ में ही आपको कुछ और वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम याद रखने हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए रायमोना कहाँ पर स्थित है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर क्या होगा? ये भी असम में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं 2021 के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पक्के या पक्कुई करके पूछ लिया जाए, ये एक ही है। ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आप याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है और इसको 2020 में T/2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान ने टाइगर की संख्या को क्या किया था? 2 गुना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ से आपको क्या याद रखनी है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी, तो आपको बताना है 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा, इसका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया संविधान में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, लोकसभा का जो सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए और ऑप्शन में 25 वर्ष हो तो 25 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य दृष्टि से पढ़ सकता है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, फलों की रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन हैं साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एल्कोहल। यहाँ पर जब भी अवायवीय श्वसन होगा तो इसमें जो शुगर होगी ना वो किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी? एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है? ऑप्शन है प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधी गुण या आकर्षण का गुण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चुंबक में दिशा संबंधी गुण होता है जिसके कारण चुंबक का यूज नाविकों द्वारा बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत से बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस हैं ध्वनि तरंग की तीव्रता सामान्य होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। अगला ऑप्शन है
हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। सेम होता है जब बादल गरजते हैं, पहले क्या होता है, बिजली चमकती है जो कि हमें पहले दिखाई देती है, लेकिन बादल की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ठीक है, इसका भी रीज़न यही है कि प्रकाश तेजी से यात्रा करता है और ध्वनि धीमी गति से यात्रा करती है, जिसके कारण प्रकाश जल्दी पृथ्वी पर पहुंच जाता है और ध्वनि थोड़ी सी देर के बाद आती है। अगला क्वेश्चन है, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। ऑप्शन हैं बतख, मुर्गा, मोर या मवेशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोर पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन यानी कि मोर को पाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और कोई भी पशु या पक्षी अगर उसको राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाता है तब उसको पाल नहीं सकते। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 मोर। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है। ऑप्शंस हैं कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैजा जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु की जगह आपको बैक्टीरिया भी मिल सकता है, क्योंकि जीवाणु को ही क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, अब कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, आप इस नाम को भी याद रखेंगे कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से क्या फैलता है, हैजा फैलता है। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हैजा किस अंग को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका आंसर होगा हैजा आंत को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम क्या है। ऑप्शन है गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ या सर्प। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ एकमात्र ऐसा सरीसृप है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स डैश के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। ऑप्शंस हैं लैंगिक संपर्क, गले लगाना, स्तन्य आहार या रक्तदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गले लगाने से एड्स नहीं होता है, बाकी लैंगिक संपर्क से, स्तन्य आहार से और रक्तदान से एड्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का अगर समूह है तो उसको हम क्या कह देते हैं, सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा एड्स में होता क्या है, तो जिस व्यक्ति को भी एड्स हुआ है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। ठीक, इसके अलावा किस वायरस से होता है एड्स, तो आप कहेंगे HIV वायरस से। यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये कैसा वायरस है, तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये मनुष्य की कौन सी कोशिकाओं को खत्म करता है, तो आप कहेंगे CD4 कोशिकाओं को एड्स का वायरस खत्म कर देता है। ठीक है, CD4 कोशिकाएं क्या है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का भाग होती हैं। ठीक है, इसके अलावा HIV का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलाइजा टेस्ट। ठीक है, ELISA, एलाइजा टेस्ट। इस एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा एलाइजा टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ संगठित किया। ऑप्शंस हैं राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1956, अगला है राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, पुनः राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को भाषाई आधार पर बदला गया था। ठीक है, इसके तहत 14 तो राज्य बनाए गए थे भारत में जब ये लागू किया गया था भाषाई क्षेत्र पर। ठीक है, 14 राज्य बनाए गए थे और इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई के द्वारा जीती गई है। आपको इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था? ऑप्शंस हैं सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज या जस्टिस समाज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर माना जाता है? ऑप्शंस हैं सहासरा टी, सागा 220, परम युवा 2 या परम 8000। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, परम 8000 को भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं श्योपुर, मंदसौर, भिंड या उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मंदसौर को मध्य प्रदेश के अफीम जिले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या पुर्तगाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुर्तगाल ने गोवा पर अंत तक शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कन्नौज, वाराणसी, जबलपुर या इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता था और अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया है। आपको इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध का नाम निम्न में से किसके ऊपर रखा गया है? ऑप्शंस हैं भानुसागर, बाणभट्ट, सम्राट अशोक या बाणराय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाणभट्ट के नाम पर बाणसागर बांध का नाम रखा गया है। बाणसागर बांध किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पर। ठीक है, आपको इस बात को भी साथ में ही याद रखना है कि शहडोल के देवलोंद नामक पर बाणसागर बांध सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति PV दीक्षित, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला या GP भट्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।